Okay. So in the next topic, we are discussing in Indian economy on the eve of independence. अगली स्लाइड जिसको हम कहते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंडिया का फॉरेन ट्रेड। इंडिया का फॉरेन ट्रेड का जो कंडीशन था मैं आपको कल समझा चुका था। बोलो, इस इंडिया के फॉरेन ट्रेड वाले टॉपिक में कोई डाउट है किसी को? कोई प्रॉब्लम है? चले, भारत का ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। वैसे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इज लाइक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो आपने ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ा। यहाँ पर इकोनॉमिक्स में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब है कि देश के कितने परसेंट जनता कहाँ काम करती थी। तो ये तो हम डे वन से समझ के आ रहे हैं कि प्लीज मैडम कीप क्वाइट, देश की मैक्सिमम जनता कहाँ पर काम करती थी? एग्रीकल्चर में। लगभग 75% जनता देश की उस समय कहाँ पर काम करती थी? बोलो, एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती थी सर, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन वहां पर काम कर रही थी। दैट मीन्स ओनली 25% जनता काम कर रही थी कहाँ पर? इन इंडस्ट्रीज एंड इन सर्विस सेक्टर। जैसे हमने पढ़ा है 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी सेक्टर में 75% जनता, और सेकेंडरी और टर्शरी की मिला करके कितना परसेंट जनता? बोलो, 25%। दूसरा, देश में रीजनल वेरिएशन था। रीजनल वेरिएशन का मतलब होता है कुछ स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु, साउथ के स्टेट्स केरला, कर्नाटक में बहुत कम वर्कफोर्स थी एग्रीकल्चर में जो काम करती थी, और ज्यादा वर्कफोर्स यहाँ पर इंडस्ट्रियल या टर्शरी सेक्टर में काम करती थी। वहीं हमारे क्यों वहां पर इंडस्ट्री ज्यादा थी, ठीक है, और एग्रीकल्चर कम था। वेयर एज राजस्थान, उड़ीसा, ये कुछ ऐसे स्टेट्स थे जहां पर वर्कफोर्स कहां पर ज्यादा काम करती थी? बोलो, एग्रीकल्चर। इज इट क्लियर? थर्ड, अनबैलेंस ग्रोथ। सारे ही सेक्टर्स की ग्रोथ इक्वल नहीं थी। इन केस ऑफ इंडिया, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर वर इन्फेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी जनता वैसे एग्रीकल्चर में काम कर रही, और इंडस्ट्रीज बनाने के लिए ब्रिटिशर का तो मोटिव था नहीं। ब्रिटिशर का मोटिव क्या था? कि सारा रॉ मटेरियल यहां से ले जाकर वहां की इंडस्ट्री को डेवलप करना। तो इंडस्ट्रीज थी भी नहीं और सरकार डेवलप भी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज्यादा बैकवर्ड था और लैब साइडेड, लॉब साइडेड मतलब बहुत ज्यादा पीछे था। हमारे देश दूसरी इंडस्ट्रीज के देश हमसे आगे थे और हमारी इंडस्ट्रीज बहुत पीछे थे। एंड थर्ड थिंग, इंडस्ट्री एन इनसिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। क्यों? क्योंकि आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी की शाम को, सिर्फ 9% वर्किंग पॉपुलेशन वाज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो इससे निकल जाता है कि 75% अगर एग्रीकल्चर में थी, 9% मैन्युफैक्चरिंग में थी, तो टर्शरी में कितनी थी? 75 + 9 - 100, राइट? तो लगभग इतनी ही जनता आपकी टर्शरी में थी। अगेन स्टेट, यूएस में 32% जनता, इंग्लैंड में 42% जनता 1949 में, 47 में, और 39% जनता जापान में डेवलप्ड सेक्टर्स पे काम करती थी। इसीलिए वो देश आज भी डेवलप्ड है और हम आज भी डेवलप्ड नहीं है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? कोई डाउट? आगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था? मैंने आपको कल ही समझाया था कि ब्रिटिशर्स ने सिर्फ नेगेटिविटी नहीं दी, हमें एक बहुत पॉजिटिव नेटवर्क बना करके, हमें आप कह सकते हो उनसे गोद मिल गया, रेलवे नेटवर्क। जितना रेलवे नेटवर्क आज दिन तक गवर्नमेंट नहीं बना पाई, ब्रिटिशर्स उस समय बना चुके थे। आज भी देश की 80% रेलवे ट्रैक, बोलूंगा 90% रेलवे ट्रैक किसने ले डाउन करा है? ब्रिटिशर्स ने ले डाउन करा, राइट? क्योंकि उनका रेलवे को बनाने का एकमात्र उद्देश्य था कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा करना। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बोले कोई डाउट? तो सबसे बढ़िया काम ब्रिटिशर करके गए, हमें रेलवेज दे करके गए। द मोस्ट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ब्रिटिशर, वैसे तो इस पूरे चैप्टर में ब्रिटिशर्स को गाली ही पड़ी, लेकिन कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स भी देकर के गए हमें। वो रेलवे ट्रैक्स देकर के गए बना करके, जिसके अंदर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना आसान हो गया, अफोर्डेबल हो गया, और इस वजह से भारत में पहली बार रेलवे इंट्रोड्यूस हुए इन द ईयर 1850। 1850 में फर्स्ट रेलवे ट्रैक ले डाउन हुआ भारत का, मुंबई के आसपास, है ना? हम जब क्वेश्चंस लेंगे तो वो भी पढ़ेंगे। रेलवे enabled India to undertake long distance, and railways also promote foreign trade because it benefit Britishers from more than Indians. तो सीधा रेलवे से पोर्ट तक माल ले जाओ और पोर्ट से इंग्लैंड ले जाओ, इतनी बढ़िया सुविधा ब्रिटिशर्स ने रेलवे से कमा ली।
ना ही सिर्फ रेलवे, जबकि हमारे बहुत सारे पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर एयर ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट्स भी किसके बनाए गए बोलो? ब्रिटिशर्स के बनाए गए हैं, जिसमें द ब्रिटिश गवर्नमेंट also took measures for developing water and air transport because severe competition from shipping companies, right? दूसरे देश का शिपिंग नेटवर्क स्ट्रांग हो रहा था, तो भारत को भी डेवलप करना था, एंड लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ब्रिटिश रूलर्स इन इंडिया, राइट? तो ब्रिटिश रूलर जो भारत के थे, उनको बीच में अपनी कंट्री के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए शिपिंग और एयर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाना पड़ा। तीसरा, रोड्स बनाई। Roads were developed by Britishers to facilitate the trade by roadways, and roads are also built mobilizing the army and shifting raw material. एक तो आर्मी डिप्लॉय करो, जहां पर भी क्रांति की चिंगारी आए सारे क्रांतिकारियों को जेल में डाल दो। आर्मी नहीं होगी तो जेल में कैसे डालेंगे? तो आर्मी को भेजने के लिए और मिलिट्री को एस्टेब्लिश करने के लिए रोड्स बनाई गई, और साथ ही हमारा डाक विभाग, इंडियन पोस्टेज एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट भी ब्रिटिशर्स ने बनाया, जो कबूतर द्वारा चिड़िया उड़ाई जाती थी पुराने जमाने में प्रेमी और प्रेमिकाओं के बीच। वो कबूतर नहीं रहे जब ब्रिटिशर्स आ गए, तो उस समय फिर डाक लाई, पोस्ट डिपार्टमेंट बनाया गया। राखी पे राखियां बहनें भाइयों को भेजने लगी। दिवाली पे पटाखे बेचोगे चिट्ठी में डाल के? नहीं, हर कुछ नहीं भेज सकते, ठीक है ना? एक्सप्लोजिव्स नहीं भेज सकते। तो ये पोस्टेज एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट भी किसने बनाया बोलो? ब्रिटिशर्स ने बनाया। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes. Post and Telegraph Department were the popular means of communication। ये inexpensive system है, 2 रुपए 3 रुपए में आज भी चिट्ठी पहुंच जाती है टिकट लगा के, पर वो पहुंचे नहीं पहुंचे गारंटी नहीं। 40 रुपए तक आगे पर खर्चा कर सकते हो, तो स्पीड पोस्ट कर दो, उसकी गारंटी पहुंचने की 5 दिन में। क्लियर? तो ये डिपार्टमेंट भी किसने बनाया बोलो? ब्रिटिशर्स ने। अब सवाल ये उठता है कि ब्रिटिशर्स तो लूट नहीं आए थे, फिर क्यों बनाया इतना इंफ्रास्ट्रक्चर? तो सबसे पहले देखो, रोड्स क्यों बनाई? ताकि ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। दूसरा, मिलिट्री और आर्मी को डिप्लॉय किया जा सके, इसलिए रोड्स बनाई इन्होंने। रेलवेज क्यों बनाई बताओ? रेलवेज इसलिए बनाई ताकि ये ट्रांसपोर्ट कर सके फिनिश गुड्स को। कहां पे बोलो? ब्रिटेन में भेज सके। और द मेन एम वाज टू वाइडन द साइज ऑफ इंडियन मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अरे भाई, वहां से फिनिश गुड्स तो इंडियन पोर्ट पे आएगा ना, फिर इंडियन पोर्ट से दूसरी कंट्री में कैसे जाएगा? बची हुई कंट्री में कैसे जाएगा? बाय रेलवेज। टू हैव एफिशिएंसी इन कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरी। भारत में आप कैसे, वो चौरी चौरा इंसिडेंट सुना है? कुछ तो सुना है? हाँ, ट्रेन लूटी थी, ट्रेन चौरी चौरा में लूटी थी ना, सारा हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने। कौन थे उसके पीछे? ट्रेन लूटी, भगत सिंह वाले लोग थे, पूरी ट्रेन लूटी थी, और फिर उससे देश में क्रांति के लिए, हमारे देश को आजाद कराने के लिए हथियार वगैरह लूट लेते ब्रिटिश सरकार के, राइट? तो सोचो, ट्रेन ही नहीं होती तो क्या लूटते? ऐसा नो? तो उस ट्रेन में ब्रिटिशर्स अपने वेपन्स वगैरह ले जा रहे थे दूसरी कंट्री में, तभी तो लूट पाए। तो उसके पीछे से होता है कि रेलवे क्यों बनाए गए? ताकि आर्मी और उसके इक्विपमेंट्स को सप्लाई किया जा सके। इफेक्टिव कंट्रोल ओवर द टेरिटरी एंड टू अर्न प्रॉफिट्स टू फॉरेन ट्रेड बाय लिंकिंग रेलवेज विद द मेजर पोर्ट्स। रेलवे को मेजर पोर्ट से लिंक कर दिया, ताकि किसी को घूमने जाना है, अरे ब्रिटिशर से घूमने जाएंगे, अंदर ऐसे भारत में थोड़ी रहेंगे, राइट? तो टू मेक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट ऑफ ब्रिटिश फंड्स इन इंडिया। द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ क्यों बनाया? ताकि हाई कॉस्ट बच सके और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो सके। सो अब हम अगली स्लाइड पर जा रहे हैं, जिसमें हमको बात करनी है व्हाट आर द पॉजिटिव कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन इंडियन इकोनॉमी। अगेन 6 मार्क्स क्वेश्चन। इफ दिस चैप्टर, वैसे इसकी मैक्सिमम औकात 4 नंबर की है, अगर 6 मार्क में पूछते हैं तो ये 5 पॉइंट लिखाना। सबसे पहला, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ब्रिटिशर्स की इन इंडिया। सबसे पहली, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। हाँ जी, लिख लो। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, लिख लो हेडिंग। ब्रिटिशर्स का सबसे पहला पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ये था कि इन्होंने एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन कर दिया। दैट मीन्स फार्मर अब अमीर से और अमीर होते, जो लोग जमींदार थे वो कैश क्रॉप्स, याद है ना कल? अरे कैश क्रॉप याद है? जूट, कॉटन, ये उगाने के लिए फार्मर को मोटिवेट करते थे, और जो बेचारे गेहूं चावल उगाते थे उनको बोलते थे हटाओ यहाँ से, बंद करो इसको उगाना। तो जो फार्मर्स ने ब्रिटिशर्स की सुन ली और कैश क्रॉप उगानी शुरू करी,
वो तो हवेली वाले बन गए फार्मर्स, यस और नो? वो तो देश के जमींदार बन गए और उन्होंने सीधा एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया. सो इट लेड टू ग्रेजुअल चेंज इन द आउटलुक ऑफ फार्मर. द फार्मर स्टार्टिंग कंसिडरिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एज एन इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस प्रोडक्शन डिसीजन. क्लियर? तो कैश क्रॉप की वजह से फार्मर का कमाने का साधन बढ़ गया. दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया. आज रेलवे और रोडवे नहीं बना के जाते तो मैं कह रहा हूं आज तक 75 साल तक सरकार इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क नहीं बना पाती, कोई भी सरकार हो, जितना बड़ा उन्हें दान में मिल गया ब्रिटिशर से. तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत भयंकर डेवलप किया. चेक ऑन फेमाइंस, रोड्स एंड रेलवेज आर ऑल्सो डेवलप्ड. कहीं अगर भूखमरी है, फूड सप्लाई, कहीं बाढ़ आ जाए, आंधी तूफान आ जाए, तो वहां पर रोडवेज से ट्रांसपोर्टेशन करके खाना पीना पहुंचाया जा सके. फोर्थ, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन. सेकंड था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लिख लेना वहां पे. चेक ऑन फेमाइंस. फोर्थ है शिफ्ट टू मॉनेटरी एक्सचेंज. विदेशी मुद्रा, नोट्स का जो चलन हुआ वो ब्रिटिशर्स के टाइम से हुआ, राइट? सो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस द इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम शिफ्ट टू बार्टर सिस्टम टू मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज. राजे महाराजों तो सोने में लेन देन करते थे. जब ब्रिटिशर्स आए तो वो पेपर नोट्स और कॉइन्स का कॉन्सेप्ट लेकर के आए, जिसकी वजह से भारत में बार्टर सिस्टम भी खत्म हुआ. इज इट क्लियर? 100 रुपए का नोट कभी पुराने जमाने का आप देखो, 19th 18th सेंचुरी का, तो इतना बड़ा नोट होता था 100 का, स्क्वायर. मैंने नहीं देखा है, हमने गूगल पे किया. ठीक है, तो गूगल आप भी कर सकते हो, अभी नहीं. तो वो नोट्स, उस पे इंपीरियल इंडिया लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? इंपीरियल इंडिया. तो those notes were issued by Britishers. Positive contribution. And last, effective administration setup. आर्मी के रूल्स, आर्मी की भर्ती कैसे करनी है, आर्मी को क्या सिखाना है, आर्मी कैसे लड़ेगी. हमारे देश की इंडियन आर्मी की फाउंडेशन, सॉरी नॉट इंडियन आर्मी, आर्मी की फाउंडेशन was laid by Britishers. Is it clear? So British government in India left an efficient system of administration that serve ready-made reference for. तो politicians को एक ready-made system मिल गया कैसे कंट्रोल करना है, कैसे चीजें चलानी है. So that is a positive contribution of Britishers in India. The most important slide of this chapter. बाकी तो इस पूरे चैप्टर में गाली ही पड़ी है ब्रिटिशर्स को, लेकिन एक स्लाइड में हमने ब्रिटिश सरकार की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन को समझाया. अब आता है सिलेबस का, इस चैप्टर का अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट वाज द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी आजादी की शाम. अब हम आजाद हो गए. 15 अगस्त 1947 की शाम भारत में क्या लेकर के आई? सबसे पहले भारतीय इकोनॉमी एक कॉलोनियल इकोनॉमी थी. ब्रिटिशर्स ने हमारी ड्रेन कर दी पूरी वेल्थ, नाली में बहा दिया हमारी कंट्री का सारा पैसा जनरेट किया हुआ. कैसे बहाया ये मैंने कल समझाया था कि नहीं? तो हमको वो कुछ नहीं छोड़ गए. भारत सोने की चिड़िया से क्या बन गया? ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना, ये लिखना है वहां पे कि वो सारा रॉ मटेरियल लूट ले गए और कॉमर्शलाइजेशन कर गए हमारे एग्रीकल्चर का, जिस वजह से इंडियन इकोनॉमी एक ब्रिटिश इकोनॉमी की तरह दिखने लगी. सेकंड पॉइंट, वहां पर हेडिंग लिख लेना, कॉलोनियल इकोनॉमी. दूसरा, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी. व्हाट इज सेमी फ्यूडल? ये हिस्ट्री में ऐसे टीचर्स को क्वेश्चन पूछने में बहुत मजा आता था, हमें भी बहुत मजा आता है इंडियन में पूछने में. अब वहाँ पूरा चैप्टर पढ़ के जाएंगे, मैं पूछ लूंगा व्हाट वाज सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो नहीं पढ़ के आओगे तो नहीं लिख पाओगे. ये वो स्लाइड है जिसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है. इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल इकोनॉमी, लेट लैंडलॉर्ड्स. अब यहाँ पर क्या लिखा है? ये वो जो लगान वाला सिस्टम था ना, उसी को सेमी फ्यूडल बोला है. क्या बोला है? सेमी फ्यूडल. कि फार्मर्स को लगान देना पड़ता था. हमारे सॉइल के कल्टीवेटर्स इतने ज्यादा परेशान हो गए थे, फार्मर इतना परेशान हो गया था कि 2 क्लास में हमारा किसान बढ़ गया था. एक कैपिटलिस्ट जमींदार और एक बेचारा लेबर, जिसको कहते हैं गरीब और गरीब और अमीर और. तो गरीब कौन था? लेबरर की कैपिटलिस्ट? लेबरर गरीब और कैपिटलिस्ट अमीर, जो कि अंग्रेज सरकार की मुख्य रूप से भूमिका रहती है, डिवाइड एंड रूल. दूसरा, भारतीय इकोनॉमी एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी बन गई थी. क्या बन गई थी बोलो? स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मतलब होता है जिसकी ग्रोथ लो थी.
बिल्कुल ऐसे कछुए जैसी स्पीड से भी नहीं चल पा रहे थे हम। इंडिया वॉज अ स्टेगनेंट इकोनॉमी इन एग्रीकल्चर, और इसकी वजह से भारत बैकवर्ड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एग्रीकल्चर का तो कॉमर्शियलाइजेशन कर दिया, और भारत में की प्रोडक्टिविटी कम रही। भारत में आज भी ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर यूज होते हैं। पर कैपिटा इनकम, याद है, नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन कम है। बर्थ रेट बहुत ज्यादा थी और डेथ रेट भी बहुत ज्यादा थी। साथ ही मेजॉरिटी जनसंख्या क्या थी? इलिटरेट। ये रीजन से ध्यान रखना, ये अकेला पॉइंट नंबर 4, बैकवर्ड इकोनॉमी इंडिया क्यों बढ़ा, व्हाट वर द मेन रीजन फॉर बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया। ये 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं आपसे। ABCD को लिख के आना है, एक एक लाइन में आप चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो, मन से कर सकते हो। आप नहीं लिख सकते मास लिटरेसी का मतलब क्या होता है, हाई बर्थ रेट डेथ रेट का मतलब क्या होता है, राइट? आपको लिखना है। साथ ही भारत की इकोनॉमी एक डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी बन गई। डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी मतलब वो इकोनॉमी जो है तो सही, लेकिन इतनी धीरे चल रही, इतने पीछे जा चुकी है, इतना पीछे जा चुकी है कि वापस से डेवलप करने में बहुत समय लग गया। आप सोचो, स्वच्छ भारत अभियान में मोदी जी टॉयलेट तो बनाए, लेकिन पब्लिक ने क्या किया? टॉयलेट ही ले गई उखाड़ के, नल ले गई उसमें से। स्वच्छ भारत अभियान बनाने के लिए जगह जगह डस्टबिन लगे, लेकिन कई सारे डस्टबिन वहां के रेस्टोरेंट ने चोरी कर लिए और खुद का डस्टबिन, उस पर खुद का स्टिकर लगा दिया रेस्टोरेंट का। ये तो हमारी हालत है, और इसीलिए हमको कहते हैं डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं बोलो? डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर कोई अरेंजमेंट नहीं है फिजिकल एसेट को डेवलप करने के लिए, और उसका यूज इतना ज्यादा हो जाता है कि ओवर द पीरियड एसेट ही खत्म हो जाती है। एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, द ब्रिटिशर्स फॉलोड द पॉलिसी, इसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। दिस पॉलिसी इज एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी, जिस वजह से भारत को कभी धर्म के नाम पर, कभी आस्था के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, और कभी ना कभी कल्चर के नाम पर लड़ाया और भिड़ाया गया, जिसका सबसे बड़ा कारण बना इस्लामिक देश पाकिस्तान। अदरवाइज इंडिया का ही पार्ट होता, राइट? सो एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी बना दी, और इस वजह से हमारी इंडस्ट्रीज भी डेवलप नहीं हो पाई, बिकॉज मशीनरी नहीं थी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया, MNCs आ गई, याद है MNC, मल्टीनेशनल कंपनीज आ गई, और कैपिटल गुड्स रिक्वायरमेंट जब आप पूछ रहे थे कि मशीनरी कैपिटल गुड्स नहीं थे, इस वजह से हमको सिर्फ और सिर्फ इंपोर्टेड गुड्स पर ही काम करना पड़ा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीबॉडी? बोले यहां तक कोई डाउट? बस थोड़ा सा एक मात्र चैप्टर और बाकी है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, वो हम पढ़ेंगे कल। आज की क्लास होती है।